जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन अक्टूबर की। तो पहली न्यूज़ देख लेते हैं कि इंडिया एंड चाइना एग्रीड ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इंडिया और चाइना ने एग्री कर लिया है टू रिज्यूम पेट्रोलिंग के लिए डेप्सांग प्लेन में और टेमचौक एरिया में। ठीक है, और जो 2020 में हमारी लड़ाई हुई थी, क्लैशेस हुई थी गलवान वैली में, उसकी वजह से पेट्रोलिंग को बंद कर दिया गया था उस एरिया में। तो अभी वो फिर से पेट्रोलिंग रिज्यूम कर दी गई है देपसांग प्लेन में और टेमचौक में। अब इसका हम सिग्निफिकेंस डाल लेते हैं कि देपसांग प्लेन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले जो दौलत बेग ओल्डी रोड है हमारे लद्दाख में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कारगिल तक के पास जाती है, सियाचिन से होते सियाचिन के पास तक जाती है। तो ये रोड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम जितनी भी सारी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो इसी रोड से जाती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिलिट्री ऑफेंसिव भी हम यहाँ से जल्द से जल्द कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फिर से कुछ क्लैशेज वगैरह हो गई तो इसी रोड से ही मिलिट्री जा पाएगी वहाँ पर। अब देख लेते हैं 2020 में क्या क्लैश हुई थी। इनिशियली क्लैशेज एट पेंगोंग सो लेक फॉलोड बाई नाकोला एंड गलवान क्लैशेज। ठीक है, पहले पेंगोंग सो लेक पे हुई, फिर नाकोला पे हुई जो कि ये सिक्किम में है, और ये फिर से गलवान क्लैशेज हुई जो कि फिर से लद्दाख में है। यहाँ पर किस वजह से हुई, यहाँ पर ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया दोनों साइड से। तो ये एक इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ की वजह थी। अब बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में देख लेते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर लगता है वो 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर लगता है। और ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है वेस्टर्न जो कि लद्दाख की साइड है, मिडिल उत्तराखंड और हिमाचल की साइड, ईस्टर्न अरुणाचल एंड सिक्किम। बहुत कम क्लैशेज देखे गए हैं या फिर ना के बराबर कोई क्लैश देखे गए हैं यहाँ मिडिल में उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर के पास। बाकी सबसे ज़्यादा वेस्टर्न में, लद्दाख में और ईस्टर्न में देखी गई है। ये यहाँ पर इसलिए देखी गई है क्योंकि चाइना ने जॉनसन लाइन को रिजेक्ट किया हुआ है, जो कि ब्रिटिश टाइम पे बनाई गई थी इंडिया चाइना का बॉर्डर, और ये जॉनसन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो मैं एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये वाली जो लाइन है ये मैकमोहन लाइन है लद्दाख साइड वाली, सॉरी जॉनसन लाइन है ये लद्दाख वाली, और अरुणाचल वाली साइड की है ये मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए जॉनसन लाइन किधर है और मैकमोहन लाइन किधर है तो ये आपको पता होना चाहिए। और ईस्टर्न लाइन मैंने आपको बता दी, मैकमोहन लाइन कहाँ पर है तो ये आपको पता होना चाहिए। मैकमोहन लाइन एंटायर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब एक कंसर्न की बात कर लेते हैं, क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं दोनों के बीच में अगर स्टैंड ऑफ चल रहा है या फिर क्लैशेज हुई है। सबसे पहले कंसर्न है इंडिया की तरफ से कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट में $85 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है इंडिया की तरफ से। मतलब इंडिया इतना ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना पे, चाइना के ऊपर डिपेंड है इसके सेमीकंडक्टर के ऊपर। सेमीकंडक्टर आजकल हम मार्केट में देखते हैं, चाइनीज़ मांझा भी आने लगा है पतंग उड़ाने के लिए, चाइनीज़ लाइट्स भी आने लगी हैं हमारी दीपावली वगैरह के लिए। तो हम कितना ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड हो चुके हैं, ये हमें देखना है, ये हमारे लिए कंसर्न है। फिर चाइना पाकिस्तान की जो मिलिट्री अलायंस है वो भी थोड़ा कंसर्न है। मान लीजिए कोई लड़ाई हो जाती है इंडिया की, तो आप देखिए कि इधर से भी चाइना, मतलब मान लीजिए दोनों ने एक साथ वॉर घोषित कर दी, तो हम देखिए इधर से चाइना हमला कर सकता है, इधर से पाकिस्तान हमला कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न की बात है, 2 वे वॉर कहते हैं शायद इसे। और फिर है डैम बनाने स्टार्ट कर दिया है चाइना ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की साइड। अभी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था कि हम चाइना जो है डैम बनाने लग गया इधर, यहाँ 2-3 डैम बनाए हैं इसने, तो जो कि फिर पानी फ्लड वगैरह का रिस्क रहता है जिसकी वजह से। और 400 मीटर ब्रिज बना दिया है पेंगोंग लेक पे। स्टिंग ऑफ पल्स भी काफ़ी चिंता की वजह है, इंडिया के चारों तरफ इसने एक तरीके से एक रिंग सा बना दिया है, मतलब अपनी अपनी एक तरीके से प्रेजेंस ला दी है इंडिया के चारों तरफ। तो इसी को ही एक स्टिंग ऑफ पल्स बोला जाता है यहाँ म्यांमार में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मालदीव्स में। तो इस तरीके से इसने अपनी प्रेजेंस इंडिया के चारों तरफ लेके आ गया है, तो ये भी कंसर्न की बात है। फिर कंसर्न फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड स्टेबिलिटी इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, यहाँ पर चाइना ने जो है, चाइना की वजह, चाइना जो है साउथ चाइना सी पे क्लेम करता है, जिसकी वजह से जो मान लीजिए ये इंडियन ओशन है, यहाँ साउथ चाइना सी आ गया, पर मान लो किसी को यहाँ से यहाँ जाना है या यूरोप जाना है उधर की साइड, फिजी वगैरह जापान वगैरह जाना है, तो बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। यहाँ पर ये अपनी प्रेजेंस क्लेम करता है कि ये उसका पार्ट है, तो फ्रीडम ठीक से नहीं मिल पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब हम देखते हैं चाइना इतना एजर्टिव क्यों है इंडिया के लिए। पहला रीज़न है कि इंडिया भी ग्लोबली अपनी पकड़ बना रहा है ना, उठ रहा है काफ़ी ग्लोबली। इंडिया की जैसे हम इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो सारे मार्केट इंडिया के लिए ही ऑलमोस्ट आ रहे हैं। फिर ऊपर से इंडिया ने ये PRI को रिजेक्ट कर दिया चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो इंडिया ने रिजेक्ट किया हुआ है। फिर दूसरा है इंडिया ने जो है क्वाड जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, जो कि चाइना का ऑल्टरनेटिव है डेट ट्रैप पॉलिसी का। तो ये कुछ इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में डिस्कस किया है। आगे देखते हैं जब धीरे धीरे हमारे संबंध चाइना के साथ सुधरेंगे तो इंडिया का स्टैंड क्या रहता है, तो वो हम एक बार देख लेंगे, वो आगे चल के ही देखेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये जॉनसन लाइन है, ये मैकमोहन लाइन है। ठीक है, दूसरी न्यूज़ है कि मालदीव के प्रेसिडेंट इंडिया आए विजिट करने के लिए। तो कुछ हम देखते हैं क्या क्या, जब मालदीव के प्रेसिडेंट इंडिया आए तो क्या क्या हुआ। रुपए कार्ड लॉन्च किया गया मालदीव में, और वहाँ पर
इंडियन फार्मेसी और जन औषधि केंद्र जो है वहाँ पर खोले जाएंगे, जन औषधि केंद्र मालदीव में। और हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो वहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ पर भी हमारी मेडिसिन वगैरह इंडियन कंपनीज़ की वहाँ पर भी दिखेंगी। और करेंसी स्वैप का मतलब होता है कि इंडिया और मालदीव में अपनी अपनी करेंसी को स्वैप करेंगे और उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। फिर हानिमा थो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवे एंड न्यू कमर्शियल पोर्ट इन थिलाफुशी, ये मालदीव के अंदर इंडिया का बनाया हुआ ये एयरपोर्ट रनवे इनॉग्रेशन होगा इसका, ठीक है। अब मालदीव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जबकि यहाँ पर इतना इंडिया के अगेंस्ट कैंपेन चलती रहती है, फिर भी हम मालदीव का साथ क्यों नहीं छोड़ते? तो मालदीव जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने भी ये बोला हुआ है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चला रखी है, ठीक है। और एक तरीके से जो मालदीव है, मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, यहाँ मालदीव है। तो अगर मान लो किसी को ट्रेड करना है, वो यहाँ से होके यहाँ या फिर यहाँ से होके यहाँ जाएगा और यहाँ पर मलक्का स्टेट पड़ता है, तो एक तरीके से ये टोल गेट का काम करता है मालदीव, ठीक है। फिर यहाँ पर मलक्का आएगा, मलक्का फिर टोल गेट का काम करेगा, तो फिर वो आगे जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि मालदीव इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये अगर टोल गेट का काम करता है, इसका मतलब ये पायरेसी वगैरह से भी बचा सकता है शिप्स की, ठीक है। टोल गेट बिटवीन वेस्ट एंड गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ एडन, ये सऊदी और पर्शिया ईरान के पास पड़ता है। और फिर वहाँ से कोई शिप गया, फिर वो स्टेट ऑफ मलक्का आपको बताया मैंने, सिंगापुर के पास है। तो ये एक तरीके से चेक पॉइंट का काम करता है मालदीव, ठीक है। फिर ऊपर से इंडिया का 50% ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड एंड 80% ऑफ एनर्जी इंपोर्ट पास थ्रू नियर बाई मालदीव। अब इंडिया का खुद इतना ज़्यादा ट्रेड होता है मालदीव के पास से होते हुए जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही मालदीव इस वजह से, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। स्ट्रॉन्ग रिलेशन हेल्प काउंटर चाइना स्टिंग ऑफ पल्स, अगर चाइना मालदीव से अच्छे रिलेशन होंगे तो ये स्टिंग ऑफ पल्स चाइना का जो है उससे निजात पाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट टेररिज्म एंड पायरेसी, काउंटर टेररिज्म के लिए हेल्प कर सकता है, जो कि शिप वगैरह में पायरेसी वगैरह होती है बीच में, जब शिप चलते हैं तो लूट लिया जाता है उन्हें, तो उसमें हेल्प कर सकता है। इंडिया वर्कफोर्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन एंड मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा मालदीव घूमने जाता है, हम देखते हैं बहुत से सेलिब्रिटी जो है वो मालदीव जाते हैं घूमने, तो ये सारी इंपॉर्टेंस है मालदीव की। अब हम कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ चाइना, स्टिंग ऑफ पल्स। चाइना ने सिनामिल ब्रिज बनाया हुआ है मालदीव में, ठीक है। मालदीव में टेररिज्म बढ़ता जा रहा है इस्लामिक स्टेट का। फिर ग्रोइंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, एक कैंपेन चली थी इंडिया आउट कैंपेन 1-2 साल पहले, ठीक है। बीच में भी कई सारी कैंपेन चलती रहती हैं। फिर जो इंडिया और मालदीव के जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी का मतलब दिक्कतें आती हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हो एग्रीमेंट्स में, ठीक है। अब इसमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं कि कनेक्टिविटी अच्छी कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। फिर स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, वहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, कोई शिप का किसी इंडियन ओशन रीजन का कि साइक्लोन आने वाला है या पायरेसी होने वाली है, पायरेट्स हैं वहाँ पर, कुछ ऐसा डेटा है, तो हम वो मालदीव के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉय सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जैसे डायस्पोरा इंडिया के काफ़ी तमिल या और भी लोग जो बिजनेसमैन वहाँ जाके बस चुके हैं, वो हमारी फिल्म हमारी सॉफ्ट पावर में आता है, तो उससे हम अपने रिलेशन सुधार सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हम वे फॉरवर्ड में कर। अब हम देखते हैं इंडिया कनाडा रिलेशनशिप। हमारी जो इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होता जा रहा है, और ऐसा उसकी वजह से क्या हुआ देखते हैं। इंडिया एक्सपेक्ट 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स, इंडिया ने 6 डिप्लोमेट्स को भगा दिया, ठीक है। और हाई कमीशन जो कनाडा में है उसे वापस बुला लिया। और कनाडा आस्क्ड इंडिया टू वेव ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ऑफ इंडियन ऑफिशियल, मतलब एक इम्यूनिटी मिली रहती है डिप्लोमेट्स को कि अगर वो कुछ भी करेंगे तो उनके ऊपर क्रिमिनल या सिविल चार्जेस नहीं लगेंगे डिप्लोमेट्स के ऊपर। तो कनाडा ने कहा कि उनके ऊपर से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हटा लीजिए। अब ये जो हुआ, इंडिया ने हाई कमिश्नर को बुला लिया और इतने ज़्यादा रिलेशनशिप खराब हो गई, वो किस लिए हो गए? सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है कनाडा में, ठीक है। और वहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पर सिख लोग जाते हैं तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। तो ये थोड़ा इंडिया के लिए थोड़ा संवेदनशील मुद्दा भी है कि जब इंडिया नहीं अलाउड करता खालिस्तानियों को, तो कनाडा क्यों सपोर्ट कर रहा है ऐसे लोगों को जो वहाँ पर हैं। कभी झंडे को कुछ कर देते हैं, कभी कुछ ऐसा चलता रहता है। नॉन कोऑपरेशन सिक्योरिटी इशू, मतलब मान लीजिए हमें किसी को बुलाना है जो खालिस्तानी है बहुत, या फिर उसको डिटेन करना है, तो उसके लिए कनाडा मानता नहीं है और नॉन कोऑपरेशन दिखा रहा है, कोऑपरेट नहीं करता है इंडिया के साथ ऐसे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। अब हम देखते हैं कि भाई कनाडा इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब कि हम अगर उसके साथ रिलेशन सुधारें तो क्यों सुधारें और किस लिए कनाडा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला फैक्टर है चाइना फैक्टर। इसका चाइना जो है जगह जगह अपनी पकड़ बना रहा है और अपनी छाप छोड़ता जा रहा है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है हर जगह, तो ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। फिर इंडिया कनाडा का जो ट्रेड है वो 9.36 बिलियन पहुंच चुका है गुड्स में, और ऑलमोस्ट $10 बिलियन जो है सर्विस में पहुंच चुका है। ये 2023 का डेटा हम कोट कर सकते हैं। फिर कनाडा जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, लगभग $75 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर चुका है, और लगभग 18 लाख के आसपास इंडियंस कनाडा में रहते हैं। फिर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट 2010 में किया हुआ है कनाडा के साथ। हम सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन मतलब वहाँ से हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, ठीक है। और MOU साइन किया हुआ है DRDO के साथ और कैनेडियन कमर्शियल कॉर्पोरेशन फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ। जैसे हमारा DRDO जैसे इनका ये है, तो इन दोनों के बीच भी कॉर्पोरेशन MOU साइन हो रखा है। तो इसलिए कनाडा इंडिया के रिलेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब देखते हैं आगे
ये जो फॉल आउट हुआ इसकी वजह से कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। पहला है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड खराब हो गया, इन्वेस्टमेंट रुक गया। फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है इंडियन डायस्पोरा के लिए, और स्टूडेंट जो इंडिया से स्टूडेंट कनाडा जाते हैं उनके लिए वीज़ा प्रॉब्लम हो गई है। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडियंस को, स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ने जाते हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड हो गया है कैनेडियन वीज़ा लेने के लिए। ठीक है, तो ये मेनली दो चीज़ें हैं, वीज़ा वाली प्रॉब्लम होगी चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो या वैसे ही इंडियंस अगर मान लो वहाँ जाते हैं तो एंटी इंडिया कैंपेन वगैरह चल रही हैं लोगों के अंदर, थोड़ी वैसी भावनाएं आ रही हैं एंटी इंडियन की। तो और दूसरा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम इसे स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, ये जो फॉलो आउट हुआ रिलेशनशिप को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हाई लेवल डिप्लोमेटिक डिस्कशन होने चाहिए, एनहांस सिक्योरिटी कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ हम एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, और रिज्यूम ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन, सेपा, इंडिया और चाइना सेपा के थ्रू एक एग्रीमेंट है, इसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसको फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। इंगेज डायस्पोरा थ्रू ट्रैक टू डिप्लोमेसी, हम अपने डायस्पोरा को यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने के लिए। और इंडो पैसिफिक रीजन को यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, ट्रेड होता है, इंडियन ओशन रीजन से जाता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, तो उसके थ्रू हम रिलेशनशिप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं, आसियान से है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 21st आसियान इंडिया समिट इन वियतनाम लाओ पीटीआर। तो लाओस में आसियान इंडिया समिट हुई, ठीक है, 2024 की, और देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। तो कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2026 से 2030 तक 4 साल का प्लान साइन हुआ है। ठीक है, फिर 10 पॉइंट प्लान टू स्ट्रेंथन इंडियन आसियान टाइज ऑन डिजास्टर रेजिलियंस ग्रीन हाइड्रोजन, इन पे 10 पॉइंट प्लान बने हैं स्ट्रेंथन करने के लिए। और इंडिया आसियान ट्रेड एंड कोर्ट्स एग्रीमेंट, एक ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, आसियान और इंडिया से रिलेटेड। तो आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन, फिर 10 पॉइंट प्लान, फिर AITIGA ये लॉन्च किया गया है, और लॉन्च ऑफ आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर, फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इन सब पे डिस्कशन चला है, इन सब पे बातें चल रही हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में डिजिटल टेक्नोलॉजी में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन है, इन सब पे बातें चली हैं। फिर आसियान के बारे में देख लेते हैं। आसियान क्या है? आसियान की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था बैंकॉक में अंडर आसियान डिक्लेरेशन, और ये जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। ठीक है, और इसका जो डिसीजन होता है वो कंसेंसस के द्वारा होता है। आसियान फ्यूचर फोरम बनाया गया है, ये वियतनाम ने प्रपोज किया था 2023 में, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये याद रखना। आसियान इज़ इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इसमें जो ट्रेड होती है वो $122.67 बिलियन का ट्रेड हुआ है 2023-24 में। इंडिया एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। यहाँ हम बांग्लादेश से, कोलकाता से, ये मान लीजिए इंडिया है, यहाँ कोलकाता से म्यांमार से फिर कनेक्ट होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार से भी फिर एक हाईवे हम कनेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए। तो काफ़ी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कनेक्टिविटी के लिए, कलादान प्रोजेक्ट चलाया हुआ है हमने। फिर काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना को आसियान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योर क्रिटिकल मैरीटाइम रूट जो है, मलक्का स्ट्रेट है, उसको सिक्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है आसियान कंट्रीज। सॉफ्ट पावर है हमारी टूरिज्म के लिए, आजकल हम देख रहे हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, बाली वगैरह बहुत जा रहे हैं टूरिस्ट। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आसियान कंट्रीज़ हमारे लिए। तो हम चैलेंजेस देख लेते हैं। पहला चैलेंजेस है, इंडिया ने RCEP को रिजेक्ट कर दिया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो हुई थी, आई थिंक 2018-19 में हुई थी, तो इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। और ट्रेड डेफिसिट है फॉर इंडिया ट्रेड डेफिसिट में कितना डेफिसिट में है? $43.57 बिलियन इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है एक्सपोर्ट से, तो इसलिए इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है आसियान कंट्रीज़ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा। फिर लिमिटेड कनेक्टिविटी है, हम डिले कर रहे हैं अपना ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है, पहले कलादान से कनेक्ट होगा म्यांमार, फिर म्यांमार से फिर थाईलैंड की तरफ हम हाईवे बना रहे हैं, तो ये डिले हो रहा है। बहुत साल से ये प्रोजेक्ट चलता ही चला जा रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये कुछ आसियान और इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ थी। अब हम आगे देख लेते हैं। ब्रिक के ऊपर न्यूज़ आई है, ब्रिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ब्रिक्स समिट थी, ये 16th ब्रिक्स समिट थी, और ये पहली ऐसी समिट थी जिसमें 5 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। ब्रिक्स में 5 मेंबर और ऐड हो चुके हैं, वो हम आगे बात करेंगे। और कजान में ये समिट हुई थी, ठीक है, जिसमें कजान डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर लिया गया। और 2025 की जो चेयरमैनशिप है ये ब्राज़ील में होगी। अब हम देखते हैं ब्रिक्स के बारे में कि ये 2006 में स्टार्ट हुई थी, पहली समिट रशिया में हुई थी, 2019 में पहली समिट हुई थी। और जो पहले ये ब्रिक था, फिर जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये 2010 में पहली बार 5 कंट्रीज़ ने समिट करी थी 2010 में। 2024 में 5 लोग और ऐड हो गए, वो हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया। ये हमें याद रखना है, सऊदी, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट और UAE। ठीक है, ये 5 लोग हम याद रखेंगे। तो एक एक्रोनियम मैंने अभी बनाया है, इसे आप देख लीजिएगा।
ICU, इसे हम याद रख सकते हैं ICU को। तो आई से ईरान, एस से सऊदी, ई से इथोपिया, फिर ई से इजिप्ट, फिर यू से UAE। तो इसे हम याद रखते हैं ICU के नाम से। आप याद रख सकते हैं 5 कंट्रीज कौन कौन सी ऐड हुई हैं, ईरान, सऊदी, इथोपिया, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब, ठीक है, UAE। तो 5 कंट्रीज। और पहली 5 कौन सी हैं, ब्रिक्स की। जैसे ब्रिक्स एक एक्रोनियम है, ऐसे ही ये एक्रोनियम आप याद रख सकते हैं, ICU, ब्रिक्स, ICU, ब्रिक्स, ICU, ब्रिक्स, ICU, ब्रिक्स, ICU, ठीक है। ब्रिक्स से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो ये आप याद रख सकते हैं, एक्रोनियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है ब्रिक्स का, वो है 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन होगी ब्रिक्स और ICU को मिला के, और 37.3% ऑफ वर्ल्ड GDP है। तो इतना ज़्यादा ये महत्व रखती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसी वजह से ट्रम्प हमारे बौखलाए हुए हैं, उन्होंने बोला 100% टैरिफ लग जाएगा अगर डॉलर को कुछ थोड़ा उसे बाईपास करने की कोशिश करी, क्योंकि ब्रिक्स ने अपनी करेंसी बनाई है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। कुछ इनिशिएटिव है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक है, ऐसे ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पैसे देता है। पर इसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भी बोला जाता है। हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में नॉर्थन कंट्रीज़ की ज़्यादा चलती है, तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स और ICU जो है एक तरीके से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, ठीक है। फिर हमने साइंस एंड टेक में भी काफ़ी हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, ब्रिक्स R&D वैक्सीन सेंटर, ये सब हमने खोले हुए हैं, वैक्सीन सेंटर वगैरह। और इसके चैलेंजेस देख लेते हैं कि चाइना का डोमिनेंस है ब्रिक्स पे, लैक ऑफ फंड एंड जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है हमारा, इसमें पैसे ही नहीं है। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF जो है से ही लोग पैसे लेना प्रेफर करते हैं, या एक तरीके से उनसे लोन लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। और इंडिया चाइना में राइवलरी चलती रहती है, ये बहुत बड़ा इशू है। फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन इन ब्रिक मेंबर्स, एग्जांपल चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनकी इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो चुकी है दोनों कंट्रीज़ की। और इसे ऐसा माना जाता है कि ये एंटी वेस्ट है, ब्रिक्स जो है एंटी वेस्ट है, इसकी वजह से ट्रम्प भाई साहब बौखलाए हुए हैं, इसे एंटी वेस्ट की नज़र से देखा जाता है। फिर हम देखते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है इंडिया और उज़्बेकिस्तान में। अब हम देखते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है, उसमें क्या हुआ, इंडिया अप्रूव्ड मॉडल BIT टेक्स्ट, जो कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को नेगोशिएट करने के लिए बनाया गया। और इसमें क्या गया, नेशनल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, यानी जब्त होने से बचाया जा सके, और सेटलमेंट डिस्प्यूट का एक प्रोविजन किया गया है कि मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी कंपनी का, तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा। फिर कोई सामान जब्त हो जाता है या किसी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन बनाया, नेशनल ट्रीटमेंट मिले प्रोडक्ट्स को, उसका प्रोविजन दिया गया है। अब हम देख लेते हैं इंडिया उज़्बेकिस्तान का रिलेशन कैसा है। इंडिया इज अमंग उज़्बेकिस्तान टॉप ट्रेड पार्टनर, उज़्बेकिस्तान के हम टॉप 10 में से ट्रेडिंग पार्टनर हैं 2023-24 के हिसाब से। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं 10 लिख करके, ठीक है, 10 लिख। उज़्बेकिस्तान सप्लाइज यूरेनियम और सप्लाई करता है इंडिया को, जो कि न्यूक्लियर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एस्टिमेटेड इंडियन कम्युनिटी 14,000 इंडियन कम से कम रहते हैं उज़्बेकिस्तान में। अब हम देखते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है इंडिया और UAE के बीच में स्टार्ट हो चुकी है, केम इनटू इफेक्ट। ये 2024 में, फरवरी के 2024 में साइन हुई थी, और 31 अगस्त 2024 में इसे लागू कर दिया गया। कितनी जल्दी इस पर काम हुआ। तो इसके कुछ प्रोविजन है, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, कोई डिस्प्यूट होता है उसको सेटल करने के लिए प्रोविजन बनाया गया है। क्लोज एसेट बेस्ड डेफिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, ऑब्लिगेशन फॉर नो डेनियल जस्टिस, ऐसा ना हो कि जस्टिस ही नहीं मिल रहा है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एक्सप्लोरेशन, मतलब जब्त होने से ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। वही सारी चीज़ जो उज़्बेकिस्तान के साथ किया, वही सब UAE के साथ साइन किया गया। UAE इज 7th लार्जेस्ट FDI सोर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम अप्रैल 2002। सोचो 24 साल से UAE 7th लार्जेस्ट FDI सोर्स है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स है UAE बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कमिटी ऑफ 10 ग्रुप, ये क्या है, कमिटी ऑफ 10 ग्रुप। कमिटी ऑफ 10 ग्रुप जो है ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट एवर जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ C10 एंड L16 ग्रुपिंग। C10 है, ये 2008 में क्रिएट किया गया था। इट इज़ कमिटी ऑफ 10 अफ्रीकन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट। ओके, तो 10 अफ्रीकन मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर है, तो ये आपस में मिले और इन्होंने मीटिंग करी। तो इसके मेंबर्स तो पूरे नहीं लिखे, अल्जीरिया, बोत्सवाना, गाना, कैमरून, इजिप्ट, इनमें से कुछ बड़े मेंबर हैं ये। L16 क्या है, कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, पैसिफिक आइलैंड स्टेट, एशिया एंड इंक्लूडिंग इंडिया। L69 और C10 बेसिकली ये एक फाइनेंशियल एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये मीटिंग की गई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम। UK हैंड सोवरेनिटी ऑफ शेगोस आइलैंड टू मॉरिशस। एक आइलैंड है इंडियन ओशन रीजन में, ये मॉरिशस कंट्री है, मॉरिशस का एक आइलैंड है देखो गार्शिया। मॉरिशस इधर है, मालदीव्स इधर है, इंडिया इधर है, इंडिया से नीचे श्रीलंका, श्रीलंका से नीचे मालदीव, मालदीव से नीचे मॉरिशस, और मॉरिशस का जो एक आइलैंड है वो है देखो गार्शिया। देखो गार्शिया पहले UK के पास था, UK ने फिर इसे USA को दे दिया। तो इसको छोड़ के, देखो गार्शिया को छोड़ के बाकी सारे जो ये है जो आइलैंड है शेकोस आइलैंड, ये हैंड ओवर कर दिया है मॉरिशस को। मैं आपको बता दूँ थोड़ा,
ये मान लीजिए मॉरिशस है, मॉरिशस का एक आइलैंड है शेगोस, और शेगोस के अंदर एक और आइलैंड है, ये है तेगु गार्शिया। तो मॉरिशस का जो ये है शेगोस आइलैंड, ये हैंड ओवर कर दिया मॉरिशस के पास, जो कि पहले यूके के पास था, लेकिन इसी के पास जो टेगो गार्शिया है वो यूके ने दे दिया था यूएसए को। इसके अलावा पूरा शेगोस आइलैंड दे दिया गया है मॉरिशस को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले ये फ्रेंच कॉलोनीज था, फिर उसके बाद ये ब्रिटिश ने ले लिया, हड़प लिया 1814 में, फिर 1814 के बाद ब्रिटिश ने यूएसए को दे दिया। देखिए, वाइल यूएस यूके जॉइंट बेस विल रिमेन ऑन टेगो गार्शिया अटोल। टेगो गार्शिया बेस अलाउ यूएस टू मॉनिटर मलक्का स्टेट को मॉनिटर करने के लिए दिया गया। एनाकोंडा स्ट्रेटेजी देखते हैं क्या होता है। ताइवान नेवी रिसेंटली क्लेम्ड दैट चाइना मिलिट्री इज एम्प्लॉइंग एनाकोंडा स्ट्रेटेजी टू कंस्ट्रक्ट द आइलैंड। तो एनाकोंडा स्ट्रेटेजी देखते हैं क्या होता है। जब कोई मिलिट्री के थ्रू, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स के थ्रू और साइबर वारफेयर के थ्रू किसी को हड़पने की कोशिश करे, जैसे चाइना ताइवान को हड़पने की कोशिश करे, तो इसे हम बोलेंगे कि ये एनाकोंडा स्ट्रेटेजी है। चाइना जो है एनाकोंडा स्ट्रेटेजी अपना रहा है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। बस ये इसलिए कर रहा है कि उसे फुल फ्लेजेड फोर्स ना भेजनी पड़े ताइवान को हड़पने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है? इसराइल हैज़ मेड कंट्रोल ऑफ द फिलाडेल्फी कॉरिडोर। मैप में देखते हैं, ये इसराइल है, ये वेस्ट बैंक है, ये गाज़ा पट्टी है। तो गाज़ा पट्टी के पास ही एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, वहाँ पर इसराइल ने अपनी कंट्रोल बढ़ा लिया है, ठीक है। लोकेशन है अलॉन्ग गाज़ा बॉर्डर विद इजिप्ट, अबाउट 14 किलोमीटर इन लेंथ एंड 100 मीटर वाइड। गाज़ा और इजिप्ट के पास है ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर। प्रेजेंटली इट इज़ अंडर इजिप्ट एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। फिलहाल के लिए इजिप्ट के अंडर में है ये और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर में। तो हमें मैप में थोड़ा देखना है, ये इजिप्ट है, ये इसराइल है, ये गाज़ा स्ट्रिप है, ठीक है। तो और ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, ये पूरा, ठीक, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की करंट अफेयर ख़त्म हो गई है अक्टूबर मंथ की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।